बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तवज्जो बलूचिस्तान की तरफ मरकूज़ कर ली है। कल कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून को आज मुल्क में महंगाई लीग कहा जा रहा है, जबकि आसिफ अली जरदारी जो कि एक टीवी इंटरव्यू में बिलावल को ना तजर्बाकार और ज़ेर तरबियत कहने पर पार्टी के अंदर और फैमिली की जानिब से दबाव का शिकार थे, कोयटा के जलसे में इसका अजाला करते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था, हम सबको बिलावल को सपोर्ट करना है और हम सब मिलकर बिलावल को पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनाएंगे। इसके अलावा एक और अहम बात जो पीपल्स पार्टी कुछ अरसे से बार बार कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, वो कल के जलसे में आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने एक बार फिर दोहराई। पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोई कोशिश की जा रही है, और क्या पीपल्स पार्टी अब मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत के मुताबिक चलेगी या बिलावल भुट्टो जरदारी की? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर क़यादत के फुकदान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतबादिल को लेकर एक तकसीम और धड़ाबंदी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है सियासतदानों की बजाय तहरीक इंसाफ को की भाग दौड़ अब वकला के हवाले कर दी गई है, जो खुद एक दूसरे पर खुली तनकीद कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, हामिद खान, साटर अली जफ़र और अब लतीफ़ खोसा सब अपने अपने पेज पर मुख्तलिफ पोजीशन लेते नज़र आ रहे हैं। जबकि 2008 में पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ने वाले बैरिस्टर गौहर खान, जिन्होंने 2022 में पीटीआई ज्वाइन की थी, वो पुराने सीनियर पार्टी अरकान की जगह चेयरमैन पीटीआई की तरजीह कैसे बन गए? जबकि पंजाब और वफाक में एक नई और बाज़ार मजबूत सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या अहम किरदार अदा करने जा रही है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शहजाद सईद चीमा साहब ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ हैं अली इजाज़ बुट्टर, वेरी वेल राउंड लीगल एक्सपर्ट हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी, सीनियर रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। चीमा साहब, आपसे दोबारा आज आगाज़ कर रहा हूँ, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? मुझे याद है आप मेरे प्रोग्राम में ही थे और यही बातें हो रही थी कि फिर किसकी तरफ बात होगी, और नाराज़गी में कहा जा रहा था जी बिलावल दुबई चले गए, फिर पीछे जरदारी साहब चले गए। फिर ये कब, ये सारा कुछ कैसे हुआ, और फिर अब कम उम्र तरीन वजीर आजम के लिए बिलावल को सपोर्ट करेंगे? जरा थोड़ा समझाएं तो सही, ये हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गाइस साहब। सर, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी, जब ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ था, ये नेशनल लेवल पे और ये बड़ी डिबेट थी और इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो मैंने सर तब भी एक बड़ी हम्बल सबमिशन की थी कि ये ऐसे नहीं है कि जो बन गया या अनफॉर्चुनेटली या देख गया या सुना गया। रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाज नॉट लाइक दिस। वो बेसिकली एक उसमें देखे जरदारी साहब का एक जो अभी आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि सियासत के बादशाह और मुफाहमत के बादशाह, और यकीन कीजिए कि मुल्क की मईशत को आगे ले जाने के भी वही बादशाह साबित होंगे। और जहाँ तक रह गया था कि जी चेयरमैन के मुतालिक उनकी वो गुफ्तगू, चेयरमैन 100% वाहिद नौजवान की आदत है, वाहिद फ्यूचर आपका मुस्तकबिल है, यूथ के हवाले से, मुल्क के हवाले से। अल्लाह उसको जिंदगी से सलामती दे, एक लंबी इनिंग्स के लिए एक नेशनल इन्वेस्टमेंट अगर ये मुल्क और जो कि करेगा इंशाल्लाह चेयरमैन साहब में, तो मामलात सर आगे बेहतरी की तरफ चलेंगे। और अभी ये जो आपने कोयटा की बलूचिस्तान की हमारे यौम तासीस के मुतालिक उस स्पीचेस की बात की, तो उसमें सर अच्छा हुआ कि इस पे उन्होंने अपने अपने चेयरमैन साहब ने भी बड़ा वोकली अगली बारी फिर जरदारी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और उसके साथ साथ जो सर पे हमारी पंजाब की, बलूचिस्तान की, सिंध की, केपी की एक रवायत है कि पाक के घर के बड़े की एक अलामत और निशानी होती है
ठीक और नॉर्मली वो जिंदगी के बाद ट्रांसफर होती है। ठीक। तो एक अच्छा चीमा हयात साहब, वाले ये तो से। आपकी बात आ गई। अब जरा मेरे 2-3 छोटे छोटे सवालों का जवाब दीजिएगा। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम के लिए बिलावल भुट्टो, और बाकी आपको कहीं पर कोई जवान क़यादत नहीं नज़र आ रही? नून लीग तो बड़ी अपनी जवान क़यादत के बारे में कह रही है कि जी पूरी यूथ को तो हम लोग एंगेज किए बैठे हैं। तो ये कोई डिस्कनेक्ट नहीं आपको लग रहा, जो आप कह रही हैं और दूसरी तरफ जो नून लीग की तरफ से सामने चीजें आ रही हैं? सर क्राउड पुल करने वाला अगर किसी के पास कोई होगा तो वो क़यादत में तो शुमार नहीं होगा ना। अच्छा, आप मतलब कोई क्राउड पुलर कोई समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ जी, सिंपली क्राउड पुलर। सर मैसेज तो सड़क पे तमाशे वाले भी इकट्ठे कर लेते हैं, ओए, ओए, वो नहीं है सर। ठीक। और उसमें जो सब्सटेंशियली सॉलिड स्टेट्समैन का जो एक रोल है, वो तो चेयरमैन के अलावा तो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक ठीक, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली इजाज भुट्टर साहब, जरा हजूर ये जो सारा कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर चल रहा है, क्यों ऐसी फीलिंग दी जा रही है कि पीपल्स पार्टी को वकीलों के हाथ कर दिया गया है? और रिसेंटली गौर खान साहब आए हमारे, तो पीटीआई को सॉरी, हमारे तो गौर साहब बड़ा हमारा वैसे उनके साथ अच्छा है, लेकिन क्यों ये इतने इल्जाम तराशी और वकला अगेंस्ट वकला हुए हैं? ये क्या, थोड़ा समझाएं। पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या बन रहा है? अगर नॉमिनेट कर दिया गौर खान को तो तमाम जितने भी वकला हैं उनको दिल खोल के उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चेयरमैन ने किया है, अगले चेयरमैन के लिए ठीक है, फेयर इनफ। देखिए ये तासुर मेरे ख्याल में गलत है। वकला में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। देखें हालात ये हैं कि आपके सामने जिस तरह के तमाशे मजाक 18 माह से जारी हैं और किस तरह पार्टी को स्नब किया गया, प्रेशराइज किया गया, एक ही लेवल प्लेइंग के चक्कर में जो है वो सबके इंटरव्यूज करवाए गए, तशद्दुद करवाए गए, जेलों में डाला गया। तो एक किस्म का पॉलिटिकल जो लोग थे, पार्टी के लोग थे, वो तो सामने आ नहीं सकते थे। फिर ये हुआ कि जो वकील केसेस को परसू कर रहे थे वो सामने आए और जाहिर है वो केसेस भी परसू कर रहे थे, पार्टी का मौक़िफ़ भी देने लगे और जेल में मुलाकात और ये सारा कुछ वकला करने लगे। देखें बात यह है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, क्यों एक कानूनी कदगन बनाई गई चेयरमैन साहब के इलेक्शन के हवाले से। कानूनी कदगन कैसे बनी, किस तरह बनी, आपके इल्म में भी होगा कि किस तरह इमरान खान साहब के पहले कोई किसी किस्म के फौजदारी मुकदमात नहीं थे, फिर एकदम बनाए गए, हर किस्म के फौजदारी मुकदमात बनाए गए। उसके बाद आप देखते हैं, आपके इल्म में होगा कि जो कानूनी कदगन जो केस इनके सामने आया वो तोशाखाना केस था, जिसमें इनको सजा 3 साल की हुई और कन्विक्शन भी हुई। आपके इल्म में होगा कि किस तरह हुमायूं दिलावर साहब इस केस को लीड कर रहे थे, ट्रायल चला रहे थे, जज थे इस केस में, किस तरह जंगी बुनियादों पे ये केस चलाया गया, पूरा पाकिस्तान कवर कर रहा था, किस तरह 342 की स्टेटमेंट गन पॉइंट पे ली गई, हमारे जो गवाहान थे वो हमें जो ना करने दिए गए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे फाइनल आर्गूमेंट्स हमें ना करने दिए गए। फिर 5 अगस्त को फैसला दिया गया, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में इसकी अपील में गए। उस हाई कोर्ट में जब 3 साल की जो सजा दे चुके थे वो तो कर दी सस्पेंड, लेकिन जो कन्विक्शन थी तोशाखाना के ट्रायल में वो अभी तक हमारी अपील जो थी वो कल हमारे फाइनल आर्गूमेंट्स उसमें हुए हैं और फैसला उसको रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, हमारे जितने केसेस हैं एक तो उनको सुना नहीं जाता, बेंच नहीं बनाया जाता, फिर अगर लगते हैं तो उसको 2-2 महीने उस फैसले को रिजर्व किया जाता है। तो ये तफरीक तो हमारे साथ की जा रही है। अच्छा लेकिन अली मुझे जरा थोड़ा सा ये समझा बताइएगा, क्या वजह है कि इतने पुराने सियासतदान बैठे हुए हैं आज भी पीटीआई के अंदर, लेकिन चेयरमैन के लिए एक लीगल एक्सपर्ट जो कि बहुत अच्छा नाम है गौर खान साहब, उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि वो नेक्स्ट चेयरमैन होने चाहिए? जो आप कह रहे हैं इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो रिमार्क्स आ रही हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, बट अपेरेंटली ऐसी वाइब जरूर दी गई हैं जैसे इट इज नॉट कंफर्टेबल, उस्मान बुज़दार टाइप का, इस तरह का एक व्यू पॉइंट जरूर आ रहा है पीटीआई के अंदर से। लेकिन काजी साहब एक बात तो तय है कि पीटीआई के सरबराह, पीटीआई के कायद और चेयरमैन जो है वो इमरान खान ही हैं और थे और रहेंगे। और दूसरा जो फैसले हमारी पार्टी में किए जाते हैं वो कोर कमेटी की
मुशावरत से इमरान खान साहब ही करते थे और अभी भी करते हैं और वही करते रहेंगे। देखें, बात यह है कि मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह तमाशे पूरे 18 माह में लगाए गए। हमारी जो मेन लीडरशिप थी, या तो वो जेलों में है या जो है उन पे इतने ज्यादा केसेस कर दिए गए हैं कि उनके भी चालान किए गए, उनको भी ट्रायल शुरू किए गए, उनकी भी कन्विक्शन की गई। तो वही कानूनी कदगन उन्हीं के आड़े भी आनी थी। और इसी तरह ये फैसला किया गया कि क्यों ना वो फैसला किया जाए जिन पे कोई केसेस भी ना हो, जो हर टाइम अवेलेबल भी हो, जो जिनके एक किस्म के आप समझ लें कि साइन भी चेयरमैन के चाहिए होते हैं, तो वो जो कानूनी सूरत हाल है उसका सामना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रोखड़ी साहब, जरा आपकी तरफ आता हूं। अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले ये बात कर रहे थे, आप जैसे या पुराने जितने भी पीटीआई के लोग थे वो पीटीआई छोड़कर आईपीपी में चले गए। इस आज अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीनियर वकला का नाम लिया जा रहा है या उनको ये चीज़ दी जा रही है, आप क्या समझ रही हैं? ये पीटीआई का जवाल है या जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है जिसमें एक पूरी कानूनी दौड़ चल रही है, एक शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं इस वक्त, उससे निकालने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसका लीगल फिटनेसी से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो और वो इन चीजों को आगे लेकर चल सके? वकला को, डॉक्टर्स को, इन प्रोफेशनल्स को ना जी सिर्फ फीस देकर हायर किया जाता है और वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी फीस लेकर अपना काम करते हैं। यानी एक ये काम है ऐसा। सियासत जो है, अगर फिर कल इस बुनियाद पर सियासतदान भी कोई और काम शुरू कर दें, ये होता नहीं है ऐसा। तो इसके ऊपर जितनी मर्जी हम तनकीद करें वो कम ही होगी कि एक हम तो इस पॉलिटिकल पार्टी में थे एक बहुत अरसा गुजारा, और आज जब हम पॉलिटिकल लोग ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या हरकतें हो रही हैं तो उनका दिफा भी हो रहा है, तो सिवाय इसके कि क्या कहे आदमी, आप मुझे बताएं। ये आपका एक प्रोफेशन है, आप एक ये जो मीडिया का एक प्रोफेशन है, कल किसी भी मसले में आपका कोई मीडिया हाउस आए तो फिर आप अपने ये जो टॉक शोज हैं ये वकला के हवाले कर देंगे। ठीक, लेकिन रोखड़ी साहब दो चीजें हैं। एक, ऑन नो चॉइस बेसिस गौर खान साहब का नाम चेयरमैन के लिए आया। एक नंबर टू, आपका वाला पॉइंट में आगे लेकर चलूं, वकला के पास हलकों की सियासत का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनको नहीं पता सियासत क्या है। ये दो ऑड सिचुएशंस हैं जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं इस सूरत हाल में? देखें, इस मुल्क में सियासत को तो खैर हर किसी को ही पता है, हर कोई सियासी है। मैं बात कर रहा हूँ सियासत जो है, पॉलिटिक्स को एज ए प्रोफेशन, एज ए जो पॉलिटिक्स है, पार्टीज की पॉलिटिक्स। कोई भी वकील अच्छा सियासतदान हो सकता है, लेकिन पार्टी सारे वकीलों की तरफ चली जाए ये अजीब बात होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये बात याद रखिएगा, ये जो वकला कर रहे हैं, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये जो अच्छी खासी एक सिस्टम जाएगा, पीपल्स पार्टी वालों ने बहरहाल इसमें अच्छी प्लेसिंग की है, दिस इज व्हाट आई थिंक। और ये वो वोट बैंक है जिसको सारे देख रहे हैं कि कल ये वोट बैंक कहाँ जाएगा, और ये जो नौजवान है इसको भाई ये कहाँ वोट बैंक जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि वोट बैंक से ज़्यादा हम इन नौजवानों को इनका फ्यूचर देखते हुए इनको बचाने की कोशिश करें, अपने मुल्क को किसी पैटर्न पे लाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये हमारी जो पॉलिटिकल होती हैं अप्रोचेस और जो चीज़ें चलती हैं, बार ये तो चलती रहेंगी। तो वकला पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाया करते सर। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, अब दो चीज़ें आप अभी पहले बात कर रहे थे, वो मेरा जहन उधर ही रुका हुआ है कि तमाशा तो सड़क पे भी लोग लगा लेते हैं, वो अब मैं पता नहीं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सर अब मुझे ये समझाएं कि पीपल्स पार्टी अब चलाएगा कौन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या आसिफ अली ज़रदारी? क्योंकि अपेरेंटली इस वक्त लीड तो बिलावल ने किया और बिलावल ने ये चीज़ मनवाई है कि जो मैं चाह रहा हूं उस तरह पीपल्स पार्टी को चलना चाहिए, और अपेरेंटली इस वक्त ज़रदारी साहब बैक फुट पर भी आए हैं। आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है? और वो सड़क वाली एग्जांपल, सड़क पे तमाशे वाली एग्जांपल को जरा थोड़ा मुझे डिटेल जरूर बताइएगा। सर मजमा है ना, पहले हम चूंकि आपके पास ही है दिमाग में सड़क वाली, तो वो उसमें मैं कह देता हूँ कि सर मजमा थिएटर है, कहीं पे कुछ भी पुतली तमाशे होते थे। इससे पहले एक मोबाइल थिएटर्स होते थे, गांव-गांव जाते थे,
मजमा लगता था, एंटरटेनमेंट होती थी, ऑप्टिक्स होते थे, तमाशा होता था, हंसी मजाक, गुफ्तगू में इस तरह की गुफ्तगू कि जिससे लोग बहल जाते थे और उसके अंदर सब्सटेंशियल मैटर नहीं होता था। तो वो तो लगता रहना है, ये तो उसकी हमें कोई वो हमारा कंसर्न नहीं है। पॉलिटिकल स्टेज इज अ मैच्योर स्टेज। ओके, इसके पीछे बैकग्राउंड्स होती हैं, इसके पीछे हिस्ट्रीज होती हैं, इसके पीछे फिलॉसफीज, आइडियोलॉजीज होती है। तो वो शुक्र है कि हम ओन भी करते हैं और कैरी भी करते हैं उन आइडियोलॉजीज को। ओके, ठीक। बाकी भाई जहाँ तक रहा आपका ये मामला कि जी दोनों में से कौन लीड करेंगे, सर एक के पास पॉलिटिकल विजडम है, एक बहुत बड़ा फ्यूचर कंसर्न्स के हवाले से एक बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ी सोच है। जरदारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब के पास एनर्जी है, he is very well equipped with the modern thinking, with the modern public policy, administrative जो एक एक्सपोजर है, ठीक है। और एक इतनी ये बड़ी अहम बात है, हम लोग तो इसको सर ले लेते हैं ना कि जी ये विरासती मामलात, ये खाली विरासती मामलात नहीं होते हैं, इसके पीछे ये जो लेगेसीज हैं, इनके पीछे सर बड़ी बड़ी तारीख होती है, बड़ा बड़ा विजडम होता है, बड़ी हिस्ट्री होती है, उसमें कुर्बानियां भी हैं। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर जो कल्चर है या हिस्ट्री है, इतनी आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने, चेयरमैन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से लेके बीपी शहीद साहब से लेके और आज तक जेलों की बाकी, और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों किया गया? सिर्फ और सिर्फ बड़े मौके थे बारगेन्स के, बड़े मौके थे यहाँ से अपने आप को पुल आउट करने के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ, ट्रस्ट मी सर, आई स्वेयर, द रीजन बिहाइंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लीडरशिप was for the public, for the masses, अवाम, ताकत का सरचश्मा अवाम। सर इनकी ताकत है, इनको वापस पहुंचनी चाहिए, इनकी दहलीज तक पहुंचनी चाहिए। ठीक, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। अली इजाज साहब, दो चीज़ें आपकी तरफ। अब इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गौहर खान साहब का नाम बिल्कुल ठीक है, अब पता भी चल जाएगा इंशाल्लाह ताला कि हाउ सक्सेसफुल ही वुड बी। अब दो चीज़ें हैं जिसके अंदर परेशानी है। एक उसमें ये है कि जो अली ज़फ़र साहब, मैं वो उन्हीं को करूँगा कि जी ये एक आर्जी सेटअप है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आर्जी अपेरेंटली नहीं लग रही, एटलीस्ट नॉट बिफोर इलेक्शंस कोई चीज़ सेटल होती नज़र आ रही है। सो अगर गौहर खान साहब बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे चीज़ों की, पार्टी की सियासत को लेकर, आगे इलेक्शंस को लेकर, टिकटों की तकसीम और ये सब कुछ, कितना पॉसिबल होगा गौहर खान साहब के लिए ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, कीपिंग इन माइंड कि एक पॉलिटिकल एरिना है पीटीआई के अंदर आज भी हु इज़ नॉट हैप्पी विद गौहर खान साहब? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि रोकड़ी साहब ने जो कहा कि वकील जो है वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, वकील जो है वो सियासत नहीं कर सकता, बड़ी अजीब बात की है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील भी थे, पार्टी के सरबराह भी बने, और किस तरह कामयाब सियासत उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में की, वो सब आपके सामने है। बात यह है कि बिल्कुल अली ज़फ़र साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आर्जी सेटअप है, अबूरी सेटअप है। देखिए, हमारा जो केस था, जो कानूनी कदगन जो है वो इस केस में आ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते चेयरमैनशिप का इलेक्शन। वो कल हमारा केस लगा हुआ था, उस फैसले को रिजर्व कर दिया गया। अगर कल गौहर अली खान साहब कल इलेक्ट होने जा रहे हैं, उसके बाद अगर वो कानूनी कदगन खत्म होती है तो बिल्कुल दोबारा इमरान खान साहब चेयरमैन भी बनेंगे। तो वही चेयरमैन फैसले भी वही कर रहे हैं, टिकटों के हवाले से फैसले भी वही करेंगे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, या देखिए हमारी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बड़ा, हम समझते हैं कि अफसोसनाक फैसला था, हमें अफसोस हुआ उस फैसले से। उसमें इंसाफ के, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्शन कमीशन की तारीख का, मैंने तो चेक किया कि इस तरह का फैसला मुझे पहले नहीं मिला, ये पहला फैसला है। उसके बाद आप देखें कि 160-70 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह का फैसला आपने 160-70 के बारे में भी सुना।
तो ये पीटीआई के खिलाफ टुवर्ड्स इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन टुवर्ड्स पीटीआई जो उनका रवैया रहा है बड़ा अफसोसनाक है। और हम समझते हैं कि जिनका जो काम था वो नहीं किया गया। एक तरफ आप देखते हैं कि इनका जो काम था, इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करवाना थे वो नहीं किए, हमारे पीछे पड़ गए कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। तो बाकी निगरानों की तरफ देख लें कि पंजाब और केपी में गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, जो उनका काम था वो नहीं किए। तो फैसले जो है वो तो इमरान खान साहब ही कर रहे हैं। तो अली, अब आपने फिर रियलाइज किया, अली आपने फिर रियलाइज किया कि आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराए, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए आज तक इलेक्शन ही नहीं हुए, निगरानों ने भी नहीं कराए अभी तक। देखिए, हमने तो इलेक्शन बिल्कुल करवाए थे, अपने इंट्रा पार्टी जो है बिल्कुल इलेक्शन करवाए थे। आज तक जो हमें नोटिस दिए गए इलेक्शन कमीशन में, उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से। फिर जब हमने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो हमने रिपोर्ट जमा करवाई, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान मौजूद थे उन्होंने कोई एतराज ना लगाया। कि जो फैसला दिया गया उसमें आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कहीं पे साइन नहीं है, कहीं पे ऑफिशियल लेटर नहीं लगाया गया, कहीं पे जो है वो आपने जो रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो आपने बर वक्त नहीं जमा करवाए, मतलब आपने 7 दिन में जमा नहीं करवाए। तो इसका मतलब हुआ कि माइनर मामलात थे, उसमें आपने पॉइंट आ गया जी, ठीक है, माइनर इश्यूज थे जिसको अब ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने उसको इस तरह मैनेज किया है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो ज़रा इस्तेहकाम पाकिस्तान रोखड़ी साहब से ये पूछते हैं कि पंजाब का सेटअप और उसके बाद वफाक का सेटअप अपेरेंटली ये नून लीग के साथ नहीं है, लेकिन क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग ये व्यू पॉइंट हर जगह पर पॉलिटिकल एरिना में है कि ये नून लीग की ही बी पार्टी है और इलेक्शंस के बाद पंजाब हो या वफाक हो वहाँ पर ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। की खुरब हमीद रोखड़ी साहब, ज़रा बताएं क्यों आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी पार्टी हैं, एक इस वक्त आप इत्तेहादी नहीं हैं, इलेक्शन के बाद पंजाब के लिए आपकी कुछ चीज़ें चल रही हैं और वफाक में आप सपोर्ट करेंगे। सर, ये तो बड़ा प्री प्लान्ड चीज़ें बताई जा रही हैं कि जी ऐसा होने जा रहा है अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के अंदर। कैसे डिफेंड करेंगे? क्या वाकई ऐसे है और क्या वाकई टीम बी है नून लीग की? देखिए जी, डिफेंड क्यों करूं? क्या हम एज ए पार्टी क्या हम कोशिश नहीं कर रहे कि हमारी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट हो? वफाक की तो हमने बात नहीं की है। हमारी कोशिश है कि पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट हो। दूसरा, कोलिशन गवर्नमेंट बननी है वफाक के अंदर, क्यों ना हम गवर्नमेंट का हिस्सा हों? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। मैं इलेक्शन लड़ के क्यों ना हुकूमत में आके अपने इलाके को, या जिस चीज़ के लिए मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं उस पॉलिटिक्स को आगे जो है अमली सूरत में लेके जाकर अपने इश्यूज को और अपने इलाके को अपग्रेड करूँ। क्यों ना हम पाकिस्तान की अपग्रेडेशन में आगे जाएं? तो ये इल्ज़ामात और दिफा कौन सा को हम यहाँ पर जुर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल करें, ये आपकी बात आई 100% एग्री ऑन इट, लेकिन इस इक्तदार में आने के लिए यू आर ओके कि अगर नून लीग के साथ पंजाब के अंदर हुकूमत बनती है तो वी आर ओके विद दैट? सेंटर में जाएंगे तो हम क्या नहीं चाहेंगे कि हम जो गवर्नमेंट बन रही हो उसका हिस्सा बने? इसमें बुरी चीज कौन सी है? हाँ, ये एक आपकी बात को मैं अगर आगे लेके चलूं कि इलेक्शन के बाद ये अलायंसेस बनेंगे, इलेक्शन के बाद कौन किस पोजीशन में होता है वो उस अलायंस में जाएगा। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि हुकूमत के अंदर हो और ताकि आगे जाकर हम अपने मसाइल को, जिसके लिए हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनको हम अपने 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 मसाइल को ठीक करें, अपने इश्यूज को हल करें। क्या पॉलिटिक्स, इसलिए पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? मेरा एज ए इंडिविजुअल मेरा को पॉलिटिकल गोल के बगैर मैं पॉलिटिक्स करूंगा? क्या मैं वही थाना कचहरी की सियासत और वो जो एक राइज कल्चर है मैं उसके मुताबिक चलने की कोशिश करूंगा? नॉट एट ऑल। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितने हम लोग हैं, कि हम मामलात को दुरुस्त रखते हुए, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए, ना सिर्फ ये कि अपने वजूद को भी अल्लाह की मेहरबानी से उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने इलाकों के वजूद का, अपने मुल्क के वजूद का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं। ठीक, उसके साथ अलायंसेस होने का कोई इतनी इशू नहीं। ठीक, अच्छा चीमा साहब, जो अभी रोखड़ी साहब बात कह रहे हैं, अभी बिलावल भुट्टो की जो तकारीर हैं उसके अंदर तो महंगाई लीग, नून लीग को और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है
लेकिन राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और इस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, वो कहते हैं इलेक्शन के बाद ये कोई बड़ी बात ही नहीं होगी अगर हम नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लें। सर, तो ये सिर्फ जो कंपेन चल रही है या ये जो थोड़ी सी ट्रिगरिंग की जा रही है वो सिर्फ इलेक्शंस की हद तक है, दिल से आप लोग सारे इकट्ठे हैं? सर, दिल से इकट्ठे देखिए, इस वक्त दिल, ख्वाहिशात, पसंद नापसंद से हमें वालातर होकर जाना पड़ेगा सर। जी जी। और क्यों जाना पड़ेगा कि जिस बुरे मुआशी, सियासी, इखलाकी, इंतजामी हालात में पाकिस्तान फंस चुका है, ये मतलब जो पंजाबी अक्सर दसा ना तो गड्ढा फंस गया है, कल्ले किसे तो नहीं निकलना। तो इस दलदल से निकलने के लिए सर आपको कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। मतलब उन्होंने ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इस हवाले से कि नून से इत्तेहाद मकसद नून नहीं है। अच्छा, मतलब मकसद ये है कि आपको कोई एक जमात अपनी नंबर इस मुकाम तक नहीं ले जा पाएगी, नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल मेजोरिटी बिल्कुल ठीक है, कौमी हुकूमत बनेगी। ठीक, आई एग्री, ठीक। ये रियल टाइम गुफ्तगू हम कर रहे हैं। तो इसलिए सर इल्हाक इत्तेहाद तो होने हैं, कोलिशंस बनने हैं, और उसको बेहतरी के लिए इस मुल्क को सारे को ले जाने के लिए लेकिन सर इत्तेहाद हो भी जाए, इत्तेहाद पायदार होना चाहिए, इत्तेहाद और उसका यक नुकाती एजेंडा होना चाहिए, और वो एजेंडा ये होना चाहिए कि इस मुल्क को निकालना है अपनी जात को पीछे छोड़ के, अपने इश्यूज को छोड़ के, बड़े बड़े दिल के साथ और बहुत बड़ी सोच के साथ जमातों के और जमातों के सरबराहान को हम क्या चेयरमैन क्या कह रहे हैं, मतलब बड़ी सोच, जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, बड़ी सोच, ये इस तरह से नहीं होना है, निकी निकी नाल नहीं चलने सर मामले, नहीं चलना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अली, जरा बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, ये पहली दफा होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि 2/3 अक्सरियत किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी कह भी नहीं रही और किसी को शायद मिलनी भी नहीं, तो एक कौमी हुकूमत बननी है। लेकिन जो ये सारा सेरा बंदा जाना है ना, वो आप लोगों की वजह से बंदा जाना है, बिकॉज उन्होंने कहा जी हालात जो खराब हुए हैं ना वो आप लोगों की वजह से। हुकूमत कैसे आप टिकटें करेंगे, कौन आपको इलेक्शन लड़ने देगा, किस तरह आप लोग ये सारी कैंपेन करेंगे? देखें, इनके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई हमेशा जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया वो सारे नाकाम हुए, इनके सारे प्लान नाकाम हुए। देखें, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अगर आप पूछें कि आपका बयानिया क्या है, एक बताएगा कि जी हमारी बात होगी या मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरे वालों से, पंजाब वालों से पूछें जो पंजाब की डिमांड कर रहे हैं और पंजाब के वजीर आला बने हुए हैं, उनसे पूछें कि भाई आपका क्या बयानिया है, तो वो भी यही कहेंगे हमारी बात हो गई है, जो है वो अलीम खान साहब पंजाब के वजीर आला बनेंगे। तो ये सारी चीजें हम पहले सुनते थे कि जी जो मियां साहब है जो उधर प्राइम मिनिस्टर बना के उनको लाया गया, मियां साहब तो एम्पायर को साथ मिला के खेलते हैं। लेकिन इस दफा तो ये हो रहा है कि एम्पायर भी इनकी मर्जी का हो, ग्राउंड भी इनकी मर्जी की हो, ग्राउंड में भी फील्डिंग भी खुद करें, बैटिंग भी खुद करें, एम्पायरिंग भी खुद करें। अच्छा, लेकिन अली मुझे एक चीज बताएं, ठीक अली मुझे एक चीज बताएं, आपने ये जो भी जुमले कहे हैं इनमें आपको शक किस बात के ऊपर है, मुझे जरा वो समझाएं। कि आपका सवाल है किस बात पे? आपको ये जो अभी आपने बताया मियां साहब का, पंजाब में अलीम खान का, आपको शक किस बात पर है? इन दोनों जो स्टेटमेंट्स दी है इनमें से शक किस बात पर? बात ये है कि ये सारे आपस में मिले हुए हैं, चाहे वो सिंध वाले हैं, चाहे वो पंजाब की जो मान के बैठे हुए हैं, चाहे वो सेंटर की बात की मान, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। देखें, 18 माह में जो इन्होंने इस मुल्क में तबाही की, आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाना था, बहस ये हो रही थी कि बजाय कोई प्रोफेशनल बंदा लगाने के, बहस ये हो रही थी कि मियां साहब का बंदा होगा कि जरदारी साहब का बंदा होगा। फिर आपने देखा कि जरदारी साहब का बंदा लगा इनकी कॉन्सेंट से, फिर जो हाल उन्होंने क्रिकेट का किया वो सब आपके सामने है। तो ये इनके पास सिर्फ तबाही का प्लान है। इसके अच्छा अली, मुझे एक चीज बताएं, ठीक, मुझे जरा एक चीज बता दें, एक चीज, इस सारे सिनेरियो में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी कौमी हुकूमत में बैठने का ख्याल रखती है या आप लोग ऑपोजिशन में ही अब रहेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है।
इनको हालात की समझ नहीं आ रही। 2,20,00,000 जो नया वोटर है, उनकी उम्र 18 से लेके 21, 22, 23 साल तक है। उन्होंने मुतहरक होना है, उन्होंने घरों से निकलना है, उन्होंने वोट कास्ट करवाने हैं। तो इनका जो हाल होना है, लोग इनसे नफरत करते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है इनके साथ। देखिए, हम तो पहले कहते थे कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, तो आप 2/3 लेकिन अक्सरियत हालात की जो बात कर रहे हैं अली इजाज के, आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। देखें, बात यह है कि मकबूलियत इमरान खान साहब की है। अब आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे हर सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये इनकी भूल है, ये इनकी गलतफहमी है कि फील्ड में पीटीआई नहीं होगी। फील्ड में भी पीटीआई होगी, और केपी की तरह आप देख रहे हैं, केपी के लोग हर शहर में निकल रहे हैं। उसी तरह पंजाब के लोग वो अपनी फील्ड छीनेंगे, उसी तरह पॉइंट आ गया जी, सिंध के ठीक हो लोग गया। छीनेंगे, उसी तरह रोकड़ी साहब, बलूचिस्तान के लोग ठीक हो छीनेंगे। गया। बल्ले का निशान भी होगा और इलेक्शन भी पीटीआई जीतेगी। ठीक, रोकड़ी साहब, जो अली भुट्टर कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि शायद 2/3 अक्सरियत भी हम ले जाएं, और आप लोगों के पास कोई बयानिया नहीं है आज सेल करने के लिए, इसलिए केपी की वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जी जिस तरह केपी में लोग निकल आए, इस तरह इलेक्शन डे पे शायद पूरा पाकिस्तान पीटीआई के हक में निकल आएगा। जी रोकड़ी साहब। मैं भी पता क्या जी, हैरानगी ये होती है कि अपनी चलती हुई हर चीज को खुद आग लगाने के बाद, एक एक चीज को खड्डे में फेंकने के बाद ऊपर से पथराव भी करें कि बीच में से को बच के निकले ना। और जो वर्कर्स का हाल हुआ, या जिस तरीके के साथ लोगों का इस्तेहसाल हुआ, उनको बेआसरा छोड़ने के बाद, उनको इस्तेमाल करने के बाद और उनको बेआसरा छोड़ने के बाद, और ये जो बातें हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन से कंप्लीट, जिसे कहे ना कि जो उसका इल्म ना होना कि पॉलिटिक्स को संभाला कैसे जाएगा, हलकों को कैसे संभाला जाएगा, मामलात कैसे ठीक किए जाएंगे। और ये अभी कहा हमारे भाई ने कि ये आपस में मिल के बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के पास साथ मिल के बैठने की बातें कर रहे हैं। हम आजिज हैं आपकी फैलाई हुई नफरत और हक व बातिल की जंग करार देकर इस पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने के बाद, और इस मुल्क की अवाम को अपने मुल्क के खिलाफ कर देने की एक जो बहुत घिनौनी साजिश थी, जिसका आज ये मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। हमने इस चीज का खात्मा क्या नहीं करना? क्या ये मजाक है जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ कर चुके हैं, और उसके बाद आके हम यहाँ पे बातें भी करते हैं, और पिछले कितने टाइम के अंदर किया क्या मुल्क के साथ, और हर यानी कर क्या रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हमारे पास लॉजिक्स भी हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी आपस में मिल जाएंगे। मैं बैठ रहा हूँ इंडिया के किसी बीजेपी वाले की बात कर रहा हूँ, क्या बाकी पाकिस्तान में और कोई नहीं है? यानी ये रविश, इसका खात्मा कब होगा? और इसका खात्मा होना है, और यही लाजिम है। सही, लेकिन रोकड़ी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली लॉजिकल बात है बल्कि, लेकिन अगर मैं इसका एक दूसरा मंजरनामा देखूं तो ग्राउंड रियलिटी भी एक है, जो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% जो लीडर हैं वो बंद हैं, चेयरमैन भी उनके बंद हैं, एंड ऑल दैट। अब एक नया प्रोसेस चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि दोबारा पीटीआई को आगे लेकर चला जाए। इस करंट सूरत हाल में जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो तमाम लोग हैं जो पीटीआई के बड़े स्ट्रॉन्ग नेम्स थे, उधर नून लीग में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, उनका एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर पूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड पर चलना चाह रही है। इस पूरी सूरत हाल में चीजें सेटल होती कैसे आप देखते हैं? क्या चीज चीजें सेटल होती आप कैसे देखते हैं? चीजें सेटल, देखें, चीजें सेटल होंगी स्टेबिलिटी के साथ, चीजें सेटल होंगी अच्छी इकोनॉमी के साथ, चीजें सेटल होंगी लॉ एंड ऑर्डर के साथ, चीजें सेटल होंगी जो इदारे हमने बर्बाद कर दिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेके जितने जितने इदारे हैं, हम उनको दोबारा स्टेबल करने के साथ। चीजें सेटल होंगी कि हमारी जो नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन है ये खत्म हो। चीजें सेटल होंगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, बंदों को आगे लाया जाए। चीजें तब सेटल होंगी कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना काम करें, और जो इस वक्त इस्लाहात हो रही हैं और जो आप एक टुवर्ड्स बेटर इकोनॉमी जा रहे हैं, हम उनको उस प्रोसेस को आगे लेके चलें। अभी चीमा साहब ने जो बात की थी कि तमाम चीज़ों का तसलसल ज़रूरी है। एक स्टेबिलिटी के लिए आपको राइट मैन फॉर द राइट प्लेस, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाकर, और वो एक डिवोशन के साथ इस मुल्क को प्रायोरिटी देने की ज़रूरी है। चीज़ें तब सेटल होंगी कि आपका ये जो बच्चा 18-20 साल का, इसको हम इस्तेमाल करना
और इसके इमोशंस के साथ प्ले करके इसको इसको अपने अपनी अपनी नेगेटिव पॉलिटिकल डिजाइन्स के लिए उनको तबाह करने से बचाते हुए उनके अच्छे करियर के लिए सोचना और उनके लिए ऐसे मौके पैदा करना कि वो आगे जाकर मैच्योर सिटीजन के तौर पर इस पाकिस्तान में रह सके, ना कि जिसको मौका मिले तो वो अपना या मुल्क छोड़ के चला जाए या जिसको मौका मिले तो वो इस मुल्क से बाहर सेटल होना पसंद करे। चीजें तब सेटल होंगी जिस केओस के बाद, आज हम जिस डिस्ट्रक्शन फेज के बाद हम जहां खड़े हैं, इस मुल्क को प्रायोरिटी देने से चीजें सेटल होंगी। ये है पॉइंट आ गया जी। चीमा साहब, आपकी तरफ में आता हूं, जरा सेटलमेंट की आजकल बात शुरू हो गई, वो रोखड़ी साहब सेटलमेंट की बात कर रही है। 18वीं तरमीम को लेकर क्या है आप लोगों के जहन में? बिलावल भी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, जरदारी साहब भी कर रहे हैं, कौन 18वीं तरमीम को खत्म कर रहा है और ये क्यों बार बार चीज आप लोगों की तरफ से सामने आ रही है? कोई पस मंजर तो बताएं, या सिर्फ ये भी एक कोई इलेक्शन कैंपेन है कि जी 18वीं तरमीम खत्म होने लगी है एंड ऑल दैट? क्या है ये, थोड़ा इसमें भी रोशनी डालें। सर, खुरम भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि मतलब उस लिहाज से कि नहीं आजकल तानू सारे दियां गल्लां बहुत अच्छियां लग रही ने, मैनू पता है जी। सर नहीं सर गुजारिश सुन लो सर जी, कौड़ियां भी कर लेने जी। सर मतलब कि ये सारा कुछ सर चीजें सेटल होंगी 18वीं तरमीम को मजबूत करने से भी। जहाँ पे ही डिस्क्राइब्ड लॉन्ग लिस्ट ऑफ indicators which could strengthen the democracy ना, या पार्लिमान निजाम तो पार्लिमान ही है ना सर, बिल्कुल ऐसे। इसलिए इसके इस्तेकाम से ही मामलात आगे चलने। तो इस्तेकाम मीन्स स्टेबिलिटी, पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा। तो बाकी सर रह गया, भुट्टर साहब ने पीटीआई के हवाले से कहा कि जी क्रिकेट का बेड़ा करके, क्रिकेट इज द स्पोर्ट सर। आपने पंजाब के 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए 4.25 साल में, 4 आईजी बदल दिए 4.25 साल में, 3 वजीर खजाना मतलब मुल्क के बदल दिए, ठीक है। तो बुज़दार साहब बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान, लेकिन पंजाब जैसे सूबे को चलाने की कैपेसिटी एक अलग मामला है। तो ये सारी चीजें सर, ये इस तरह से हिट एंड ट्रायल, पसंद नापसंद, ये इन चीजों से मामलात नहीं चलते। अपनी जात से आगे जाके, अपनी जात से आगे जाके। बाकी सर ये इनकी है कि जी वो 2 करोड़ 20 लाख यूथ नहीं, मुझे 18वीं तरमीम का पहले बताएं चीमा साहब। 18वीं तरमीम मैं सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख यूथ के हवाले से सिर्फ 30 सेकंड 5 सेकंड सर वो जो इन्होंने एनक बनाई थी इनके चेयरमैन ने, उस एनक के हवाले से तो इनको यही लगता है कि जी वाकई 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो इतनी रंगदार ख्वाबनाक एनक थी। 18वीं तरमीम सर इस मुल्क के इस्तेकाम की अलामत है। इस 18वीं तरमीम ने कौन खत्म करना चाह रहा है? सर वो खत्म करना चाह रहा है जो भी इसको खत्म करना चाह रहा है, जिसको सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड, फाइनेंशियल फंड्स, और उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। तालीम सूबे के पास आ गई, सेहत सूबे के पास आ गई, मालियाती इख्तियारात सूबे के पास काफी हद तक आ गए। उसके बाद सर आप पावर जनरेशन सूबा कर सकता है। सूबे सर आपने कहा 18वीं तरमीम को अलमिया ये है कि इस मुल्क के सियासतदानों ने उसको पढ़े बगैर, बहुत सारे लोगों ने, आम पब्लिक ने पढ़े उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सर आप उसको पढ़ के देखें कि उसने उन इकाइयों की मजबूती से वफाक की मजबूती किस मुकाम तक जाती है। सिर्फ उसको हौसले से ना बर्दाश्त करना पड़ेगा सर। सूबे भी तोड़े, नहीं, लेकिन चीमा साहब मैं ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसको आप मुखातिब कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रही। आप लोग अभी हुकूमत में रहे 16 महीने, चीजें बिल्कुल ठीक रही, आप किसको, कौन चाह रहे? अच्छा चलें, मुझे जरा रीफ्रेस करने दें, कौन पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाह रहा और कौन सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा है? मुझे चले ये समझाएं सर। ये सारे फॉर्मूले ना, ये हमेशा ये ख्वाब भी आए, ये ख्वाहिशात भी उठी, शुरू से आती रही हैं। पार्लिमान आया प्रेसिडेंशियल कर लें, प्रेसिडेंशियल आया लाए, 1 मैन शो इस मुल्क में चलाया गया, वो भले वर्दी में चलाया गया, एचकन में चलाया गया सर। ये ख्वाब और ये ख्वाहिशात तो हमेशा से रही। अब कौन चाह रहा है चीमा साहब? अब कौन चाह रहा है मुझे ये तो बता दें। आप खींच रहे हैं मेरे सवाल को सर। 2018 के बाद मंसूर भाईजान, 2018 के बाद
बड़ी दफा बावाज़े बुलंद भी और दबे दबी ख्वाहिश भी वो सुलगती रही, वो चलती रही। वो अब फिर इस कैंपेन में वो सर बात पता क्या, वादे वईद क्या होते हैं? वादे वईद यही होते हैं ना कि यार वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। बिल्कुल चीमा साहब ठीक है। अच्छा अली की तरफ चले, मुझे जरा अली से पूछ रहे थे। अली ये जो कह रही हैं 18वीं तरमीम के खिलाफ और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ, और ये आप लोग हैं, आप लोग चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, इख्तियारात फेडरल में आ जाए, वहाँ पर कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाए, वन मैन शो हो। आप लोगों की ऐसी सोच है? क्योंकि आपके अलावा एक और है, वो उनका मुझे चीमा साहब मुझे नहीं पता उनकी तरफ भी हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन बच आप ही रहे हैं वैसे इसमें इस वक्त। नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से ऐसा कोई बयानिया आपने देखा होगा कोई सामने नहीं आया, ना हमने कोई इनिशिएट किया ऐसी कि कानून साजी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि पूरे मुल्क में कंसेंसस के साथ सारी कानून साजी होनी चाहिए, और ना ही कानून जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेली खत्म कर सकती है, ना ही उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी जिक्र हो रहा था कि देखें ग्राउंड रियलिटी की ये बात कर रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है कि जिस तरह इन्होंने दिहाड़ियों पे बंदे बुला के किस तरह जलसे करवाए, वो ग्राउंड रियलिटी थी। फिर इखलाकियात भी कोई सियासत में होती है। इस पार्टी ने जिसका नाम इस्तेकाम पार्टी रखा गया है, अखलाकियात इनमें जरा सी नहीं है कि 2 महीने एक बंदा अगवा होता है तो इनकी पार्टी के ऑफिस से निकलता है, तो ये कोई अखलाकियात है? फिर ये कहते हैं कि सारे रियासती अदारों पे हमले किए गए, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि आपकी पार्टी पे बैन होना चाहिए कि सारे जो रियासती अदारे आपके मुताबिक जिन्होंने हमले किए थे वो तो सारे आपकी पार्टी से बरामद होते हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपकी पार्टी जो बैन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये सारी इनको असल में ग्राउंड रियलिटी का जरा इल्म नहीं है। ग्राउंड रियलिटी है कि जिधर ये जलसे करते हैं, ये 200 जलसे कर लें, ये 1000 जलसे कर लें, उनकी जो दिहाड़ी है वो 5000 से चाहे लाख कर दें, ये कामयाब नहीं होने वाले। ना के पास कोई पंजाब में कैंडिडेट है, लोग इनसे नफरत करते हैं, हकीकत ये है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में 116-17 दिन हो गए हैं, उनकी मकबूलियत सारे मानते हैं कि वो दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बुलाया गया था, तो इनके अपने अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, इनकी अपनी सीटें पूरी नहीं हो रही, ये सारे मिलकर भी गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं तो नहीं बन पा रही इनसे। ओके अच्छा रोकड़ी साहब, जरा आखिरी मुझे आप बता दें, चीमा साहब किस पे उनका शक है? आप लोगों पे तो मुझे नहीं लगता शक है प्रोग्राम के बाद, लेकिन किस पे शक है उनको कि 18वीं तरमीम को लिए एंड सूबों की खुद मुख्तारी पे हमला करने का कौन सोच रहा है? अली इजाज साहब कह रहे हैं हम लोग तो नहीं है, तो फिर रह कौन गया पीछे? बात ये है कि मैं शायद उन बंदों में से हूं जो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि 18th जो अमेंडमेंट है इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ओके। और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं असेंबली के फ्लोर पर इस चीज को लेके आगे आऊंगा। देखें 18th अमेंडमेंट में कोई ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज को खत्म कर दें। 18th अमेंडमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने और रिवाइज करना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, आपने शायद वफाक से टूरिज्म को दे के भेज दिया सूबों के अंदर, और आपका तमाम जो टूरिज्म का स्कोप है आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, और इस तरह की और भी चीजें हैं। तो 18th अमेंडमेंट को जेर बहस लाना कोई जुर्म नहीं है, ना इसमें सूबाई खुद मुख्तारी खत्म हो रही है। और साथ हम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें ये सोचना है कि हमने एक स्ट्रांग पॉलिटिकल जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करना है, और वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसके पास पावर भी हो और जिसके पास पैसा भी हो। ठीक। अब 18th अमेंडमेंट के बाद इन चीजों को अगर आप ठीक करने का कहें और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उसके असल सूरत के साथ आप लेके जाएं, जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो बैठ के करोड़ों रुपए के फंड लगाए या करे। उसका काम है पार्लियामान के अंदर बैठ के मुल्क के बारे में सोचे, और एक स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो जिसमें लोगों को फायदा हो। अब इन चीजों को जब आप कहते हैं कि सेंट्रल लेवल के ऊपर ला जाकर और इनके मालियात और इनकी तमाम चीजों को, और फिर इंशाल्लाह एक स्टेज आएगी पाकिस्तान में कि आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपकी टैक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक है। ये चीजें हमने करनी है, हमें करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे क्या लोग सफर नहीं कर रहे इन चीजों की वजह से। खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, अली इजाज बुट्टर, शहजाद सईद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। सुबह को जो इख्तियार दिए गए हैं और जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर इसका कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।